हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कुछ बातें हो गई थी, क्या क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ाया था, काफी देर हो गई। एक रिवीजन छोटा सा करवा दें, उसके बाद मैं आगे की बात आपको पढ़ाता हूँ। तो देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने जो चीज सीखी थी वो क्या क्या सीखी थी, जरा एक छोटा सा रिवीजन हो जाए 5 मिनट सा। आपने सीखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के बारे में बताता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब एक साल के अंदर अंदर कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इस बात को बतलाता है कौन? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर क्या केवल कैश के बारे में बताता है? कैश के बारे में नहीं बता, कैश के बारे में भी साथ में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में भी बताता है। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एकदम साधारण भाषा में ये है कि हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट जिसको आप 90 दिनों के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कैश इक्विवेलेंट होते हैं। और कैश को बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि कैश क्या चीज होती है। कैश इक्विवेलेंट वो चीज है, हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी कन्वर्टेबल into cash within 90 days is known as cash equivalent, like cash in hand, cash at bank, check, demand draft, marketable security, and current investment is also a part of cash and cash equivalent. अब जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में पढ़े थे उसका एक छोटा सा लुक हो जाए। ये देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में आपने ये देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में करंट एसेट के अंदर ये चीजें आती थी। CIT CSO करंट एसेट में आती थी। एक आता था C मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। इसमें से दो चीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ध्यान से देखिएगा, इसमें से एक चीज ये और एक चीज ये दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अभी तक आप समझते थे केवल इतना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक तो ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, साथ में करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानी जाएगी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के हिसाब से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट को भी शामिल किया गया है। ये देखिए, यहाँ लिखा है मैंने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के एग्जांपल में मैंने आपको करंट इन्वेस्टमेंट भी बताया था। आगे बात करते हैं, और क्या हम लोग ने पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में टोटल 3 तरीके की एक्टिविटीज पाई जाती हैं। एक होती है ऑपरेटिंग, अगली इन्वेस्टिंग और अगली फाइनेंसिंग। तो सबसे पहली बात हम लोग किए थे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या जाता है। बहुत ही छोटी सी बात बता के खत्म कर दिया था कि क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पूरी मेहनत की कमाई आती है। अगर आप इन शॉर्ट देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा देख लीजिए, सभी करंट एसेट और सभी करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग का हिस्सा है। सभी करंट एसेट, सभी करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग का हिस्सा है, लेकिन करंट लायबिलिटी से शॉर्ट टर्म बोरोइंग को छोड़ देना है और करंट एसेट से सी एंड सी को छोड़ना है। सी मतलब हो गया करंट इन्वेस्टमेंट और अगले सी का मतलब हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो फिर से ध्यान दें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आता है? सभी करंट एसेट और सभी करंट लायबिलिटी। करंट एसेट से सी एंड सी छोड़ना है, करंट लायबिलिटी से शॉर्ट टर्म बोरोइंग छोड़ना है। ये सभी बातें बहुत ही डीप में हुई थी, क्यों छोड़ना है, क्यों पकड़ना है, सब बताया गया था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बस एकदम शॉर्ट में यहाँ लिख रखा है मैंने, सभी नॉन करंट एसेट आती है। यहाँ पर पढ़े, इट इंक्लूड्स ऑल नॉन करंट एसेट, ऑल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड इट्स रिलेटेड इनकम। Non-current asset like fixed asset whether they are tangible or intangible in nature, ये आपका आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। साथ में इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आएगा और रिलेटेड इनकम भी इसके अंदर आती है। यहाँ पर मैंने आपको गाय के बछड़े वाला एग्जांपल आपको प्रोवाइड किया था। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ साथ अगर इसमें एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पर लिख रखी है मैंने एग्जाम्पल में। ये देखिए, जैसे नॉन करंट एसेट में परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ कंप्यूटर, AC, ट्रेडमार्क। सेल ऑफ बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, कंप्यूटर, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड रिलेटेड इनकम में आपका आ जाएगा रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव एंड डिविडेंड रिसीव। इन चीजों से पैसा आ रहा है इसलिए ये प्लस हो रही है, परचेज से पैसा जा रहा है इसलिए माइनस हो रहा है, सेल से पैसा आ रहा है इसलिए प्लस हो रहा है,
और परचेज से पैसा जा रहा है इसलिए माइनस हो रहा है, और सेल से पैसा आ रहा है इसलिए प्लस हो रहा है। जिन बच्चों ने पहली और दूसरी क्लास को अटेंड नहीं किया है उनके लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं पहले भी बोल दे रहा हूँ, जिन बच्चों ने, मेरी आवाज धीमे आ रही है आपको? चलिए देखिए, अब देखिए, जिन बच्चों ने पहली और दूसरी क्लास को ढंग से अटेंड नहीं किया, अगर उन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आगे की क्लास को समझ पाना। इसलिए कोई भी वीडियो बिना स्किप किए हुए आपको देखना है। ये हो गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, और आगे आते हैं हम लोग कौन सी एक्टिविटी पर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माय डियर ज्यादा कुछ नहीं, शेयर कैपिटल आता है। मतलब इसमें बताया था मैंने, उधारी का सभी रिलेटेड आएगा। शेयर कैपिटल, नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड रिलेटेड कॉस्ट इसके अंदर आएंगे, और साथ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग को अलग से मैंने ऐड किया था। क्या रीजन था शॉर्ट टर्म बोरोइंग को ऐड करने का, वो भी मैंने लास्ट क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया है। तो शेयर कैपिटल में एक चीज हो गई आपकी, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आता है, इसमें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग लाइक पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, ये सब आते हैं। देखिए, एक हो गया शेयर कैपिटल, एक हो गया लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटीज, और रिलेटेड कॉस्ट आएगा, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी इसके अंदर कवर है। तो ये देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल भी ढेर सारे मैंने लिख रखे हैं। एग्जाम्पल के लिए, इशू ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, रिपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इशू करोगे तो पैसा आएगा, रिपेमेंट करोगे पैसा जाएगा। डिबेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन, बॉन्ड अगर लोगे, टेकन करोगे तो पैसा आएगा। वहीं शॉर्ट टर्म डिबेंचर, मॉर्गेज लोन का पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट इसके अंदर कवर है, बता ही दिया था आपको। इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड भी यहीं पर आता है। बोरोइंग्स पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं और शेयर्स पर आप डिविडेंड पे करते हैं। शेयर्स की डिविडेंड दो तरीके के हैं, एक है इंटरिम डिविडेंड और एक है प्रपोज्ड डिविडेंड। ये पूरी कहानी अभी तक डिस्कस हुई थी एक क्लास के अंदर, और अगली क्लास के अंदर ये डिस्कशन हुआ था इसका पूरा निचोड़। मैंने बैलेंस शीट के माध्यम से बताया था कि बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें कहां से निकल कर कहां को जाती। मैंने आपसे ये कहा था कि टोटल जो एक्टिविटी है वो 3 होती हैं, लेकिन मैं पूछूं तो आप बताओगे 4 एक्टिविटी होती है। कितनी एक्टिविटी होती है? 4। कोई और पूछता है आपसे तो आप 3 ही एक्टिविटी बोलो, लेकिन मैं अगर पूछ रहा हूं तो आप बोलोगे 4 एक्टिविटी होती है सर। कहीं पेपर में आ गया तो आप 3 ही एक्टिविटी लिखो, 4 एक्टिविटी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि चौथी कोई एक्टिविटी होती नहीं, वो मैंने बनाई है एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा, चौथी एक्टिविटी आपको बहुत मदद करेगी समझने में। देखिए, ध्यान दीजिएगा, निचोड़ समझिएगा आप। मैंने एक बैलेंस शीट बनाई है आपके लिए, ये बैलेंस शीट ड्रॉ की, ये बैलेंस शीट है आपके सामने। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटी स्टॉस आ गया, नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट आ गया, नॉन करंट एसेट मतलब इन्वेस्टमेंट आ गए, और करंट एसेट सीआईटी सीएसओ आ गए। अब सबसे पहला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग में क्या आएगा? तो देखिए, ऑपरेटिंग में क्या जाएगा, ये रहा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने कहा सभी करंट एसेट करंट लायबिलिटी को ऑपरेटिंग में डाल दो। तो ये देखो, ये करंट लायबिलिटी चली आई, ये करंट एसेट चली आई, सभी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी इसके अंदर आ गई। लेकिन ये सी और ये सी, एक सी करंट इन्वेस्टमेंट का है और एक सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का है, ये दोनों निकल के चला जाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो ये हो गई आपकी पहली एक्टिविटी, ये हो गई आपकी दूसरी एक्टिविटी, ये हो गई आपकी तीसरी एक्टिविटी, और ये मेरी बनाई हुई चौथी एक्टिविटी। ठीक है, टोटल 4 एक्टिविटी। फिर से मैं कह रहा हूं, सभी करंट एसेट ले लिया, सभी करंट लायबिलिटी ले लिया, लेकिन करंट एसेट से 2 एसेट को आपको छोड़ देना है, एक करंट इन्वेस्टमेंट और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाती है। और करंट लायबिलिटी को आपको छोड़ देना है, क्या छोड़ना है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को छोड़ना है। क्यों? क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सभी उधारियां कवर हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, आप करंट लायबिलिटी से इसको छोड़ देंगे तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग जाएगी कहां? फिर फाइनेंसिंग में। नॉन करंट लायबिलिटी सभी चली जाएगी फाइनेंसिंग में, और शेयर कैपिटल भी आ जाएगा फाइनेंसिंग में। तो इस प्रकार फाइनेंसिंग में क्या क्या आ गया बच्चों? एक आ गया नॉन करंट लायबिलिटी, एक आ गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और एक आ गया शेयर कैपिटल। ये 3 चीजें निकल के फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गई। करंट लायबिलिटी यहां आ गई, करंट एसेट यहां आ गई, और करंट लायबिलिटी से आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग को छोड़ दिया, करंट एसेट में आपने इन दोनों चीजों को छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि कहीं और जाती है इसलिए छोड़ रहे हैं। करंट एसेट से सीएनसी निकल के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ गया, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर ऑपरेटिंग से हटके
फाइनेंसिंग में आ गया। उसके बाद सभी नॉन करंट एसेट, चाहे वो फिक्स एसेट है चाहे वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, टेंजिबल है इनटेंजिबल है, सब इन्वेस्टिंग में चली जाती है। इसके साथ साथ रिलेटेड इनकम भी आती है, जैसे रेंट रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, ये इन्वेस्टिंग का आइटम है। ठीक है, ऑलवेज गिवन इन एडजस्टमेंट, व्हाई? बिकॉज इट्स आर इनकम, और अगर ये इनकम है तो इनकम कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं होती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलती है। उसके बाद ये देखिए रिलेटेड कॉस्ट है आपके पास, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिलेटेड कॉस्ट भी आती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिलेटेड कॉस्ट मतलब ये देखो, उधारी के पैसे सभी इसमें आएंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, और शेयर कैपिटल आ गया। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उधार लोगे तो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए इनकी रिलेटेड कॉस्ट इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और शेयर पर हम लोग डिविडेंड पे करते हैं। शेयर दो तरीके के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, तो दोनों के डिविडेंड अलग अलग हैं, एक है इंटरिम डिविडेंड और एक है प्रपोज डिविडेंड। इतनी चीजें आपकी एकदम अलग अलग सब बता दी गई। उसके बाद नोट्स में मैंने लिखा ऑल करंट एसेट एक्सेप्ट सीएनसी मतलब करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश इक्विवेलेंट, ऑल करंट लायबिलिटी एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग आर ट्रांसफर टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और जिनको आप छोड़ रहे हैं उनकी एक जगह है सीएनसी, करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश इक्विवेलेंट यहां पर आ जाती है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चली जाती है, ऑपरेटिंग में नहीं जाती। ठीक है, तो ये रिवीजन ही चल रहा है अभी, अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ। उसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा था ऑलवेज 2 ईयर डेटा आर गिवन, मतलब जब भी आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड होगी वो 2 साल के डेटास पर होगी, 1 साल का डेटा नहीं होगा। रूल्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो रूल्स लगेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रूल एसेट और लाइबिलिटीज के लिए है। एसेट के साथ उल्टा रूल है, लाइबिलिटी के साथ सीधा। अगर एसेट बढ़ रही है तो आपको करना पड़ेगा माइनस, और एसेट अगर घट रही है तो आपको करना पड़ेगा प्लस। लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो आपको करना पड़ेगा प्लस, और लाइबिलिटी अगर घट रही है तो आपको करना पड़ेगा माइनस। मींस सर अगर लाइबिलिटी बढ़ी है तो बढ़ा दो प्लस कर दो, और लाइबिलिटी घटी है तो घटा दो माइनस कर दो। लेकिन एसेट अगर बढ़ी है तो घटा दो, और एसेट अगर घटी है तो उसको बढ़ा दो। ठीक है, तो ये किस लॉजिक के साथ ऐसा हो रहा है, ये अब लॉजिक बताने लगूंगा तब तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि लॉजिक तो ऑलरेडी पिछली क्लासेस में ये इतने सारे एग्जांपल देके समझाए थे मैंने। तो जिन बच्चों को लॉजिक वगैरह नहीं क्लियर है वो भैया जाएं पिछली क्लासेस को वॉच करें, देखें और समझें। ये इतनी सारी बातें पिछली क्लासेस में 1 डेढ़ घंटे की क्लास ले लेके खत्म की गई। अब क्या करना है, अब हम लोग आ रहे हैं आगे। अब हम ये जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते कैसे। तो चलिए देखिए शुरू कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते कैसे। ध्यान देंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बहुत आसान है। ये हमारे पास फॉर्मेट है, मैं फॉर्मेट लिख ही रहा था, अभी पूरा फॉर्मेट लिखा नहीं था। ये आपका फॉर्मेट है 2 पन्ने का, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये आप जो देख रहे हैं एकदम घबराना नहीं है, अभी आराम आराम से चलेंगे। ये पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, यहाँ से आता ये पूरा ऑपरेटिंग है। ये अभी मैंने केवल इन्वेस्टिंग लिखा है, फाइनेंसिंग अभी नहीं लिख पाया हूँ, फाइनेंसिंग अभी लिख ही रहा था। लेकिन चलिए देखते हैं, अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करना है। तो कैश फ्लो, डरना नहीं है, एकदम आराम से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमको क्या ध्यान रखना होगा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले वो स्टार्ट होता है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होगा, जिसको मैं कई बार एनपीबीटी भी बुलाता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनपीबीटी। सर कैसे निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? देखिए ये पहला पार्ट आप सीख रहे हैं, इसको आप कॉन्सेप्ट नंबर जो भी पड़ेगा वो दे सकते हैं। तो देखिए कैसे निकलता है एनपीबीटी वो सीखिए। शायद 3 या 4 कॉन्सेप्ट हुए थे, उसी पैरेलल में आप कॉन्सेप्ट इसको दे दीजिएगा। तीसरा है तो तीसरा, चौथा है तो चौथा। सबसे पहले आपको लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या जिसको हम लोग दूसरे नाम से रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग कैसे लेंगे सर? रिटेन्ड अर्निंग जो निकालेंगे वो निकालेंगे क्लोजिंग। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि 2 साल का डेटा दिया होगा, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से
प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ले लेना है तो सबसे पहले। उसके बाद उसमें कुछ चीजें प्लस करनी है, वो क्या क्या प्लस होनी है वो देखिए। सबसे पहली चीज प्लस होगी ट्रांसफर टू ऑल रिजर्व। कोई भी रिजर्व है, सभी रिजर्व को प्लस कर लीजिए, सभी रिजर्व को प्लस करना है। ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा पॉइंट को, मैंने क्या लिखा, सभी रिजर्व को आपको प्लस करना है, क्योंकि रिजर्व इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन एक रिजर्व को छोड़ना है, तो वो मैं लिख देता हूं एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एक्सेप्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिलता है तो उसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर देंगे, उसी को रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में रिटेन्ड अर्निंग वर्ड आता है, तो रिटेन्ड अर्निंग से कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बातें एक ही, ठीक। फिर उसमें सभी रिजर्व प्लस कर लेना है, ये पहला आइटम प्लस हो रहा है। दूसरा आइटम इसमें जो प्लस होता है वो प्लस होता है माय डियर इंट्रिम डिविडेंड। अगर कुछ है तो क्या प्लस होगा, इंट्रिम डिविडेंड। अब सर क्या होता है इंट्रिम डिविडेंड, इस पर हम लोग अभी आगे बात करेंगे। उसके बाद जो हम प्लस करते हैं वो तीसरा आइटम प्लस करते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। अब सर प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है, इस पर भी आगे बात करेंगे, आज एनपीबीटी पर ही पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा। लेकिन इसमें प्लस क्या करेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड, लेकिन कौन से साल का, तो ये ध्यान दे, मैं यहां लिख रहा हूं प्रीवियस ईयर वाला लेंगे, प्रीवियस ईयर वाला, करंट ईयर का नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सब पता है। उसके बाद आप प्लस करेंगे इसमें, अगर कोई डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर का तो वो ले लेंगे, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ये चीज हो गई, तीन, चार हो गई। पांचवी चीज आप इसमें लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा, मेड या जिसको हम कहते हैं प्रोवाइडेड, वो लेंगे। ये सब सिखाऊंगा मैं कैसे कैसे सब लिया जाता है। और छठी चीज जो है वो लेस होती है, जो सिक्स्थ आइटम है वो लेस होता है, जिसका नाम है रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स। ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस होने के बाद बस आपके सामने आ गया एनपीबीटी, या पहला स्टेप सीखेंगे। ये आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहली चीज है, ठीक है। फिर से देख लें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं जो कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को जितनी बातें आपको बताई जाए पर डे आपको वो पढ़ के याद करना पड़ेगा। मतलब याद क्या, मेमोराइज करना पड़ेगा उसको, कहीं ना बैक ऑफ द माइंड लेके चलना पड़ेगा हर एक चीज को, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा है इसमें। यूं समझ लीजिए जैसे आपने शेयर्स को पढ़ा था, कुछ उसी तरीके का ये चैप्टर है, लेकिन वहां पर एंट्रीज थी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। यहाँ सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ कुछ भी आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ चीजें बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इसलिए चीजें ज्यादा है तो उनको रिटेन करना पड़ेगा पर डे। पर डे रिवीजन कीजिए, पर डे सोने से पहले एक बार एक खुराक ले लीजिए, इसको नींद में आने से पहले, पक्का पक्का बता रहा हूँ रिटेन रहेगी। लेकिन अगर आप मिस करेंगे तो फिर दिक्कत आप ही को होगी। तो क्या करना है एक बार ध्यान से देख लें, प्रॉफिट एंड लॉस लेना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। जितने भी रिजर्व आपको दिख जाए, रिजर्व सर जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व, जितने रिजर्व आपने सुने हैं या नहीं सुने, कैपिटल रिजर्व, बस उनके आगे या पीछे रिजर्व वर्ड है ले लीजिए, केवल एक रिजर्व छोड़ दीजिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। उसके बाद आप लेंगे इंटरिम डिविडेंड, उसके बाद आप लेंगे प्रपोज डिविडेंड, और लेंगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, प्रोविजन फॉर टैक्स लेंगे, और रिफंड ऑफ टैक्स लेंगे। रिफंड ऑफ टैक्स माइनस होता है, बाकी सब प्लस होते हैं। तो टोटल 6 आइटम इसके अंदर है। 6 आइटम जैसे ही एडजस्ट करेंगे आप एनपीबीटी पर पहुंच जाएंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रपोज्ड डिविडेंड, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। बारी बारी से एडजस्टमेंट पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट आती है इंटरिम डिविडेंड की, एडजस्टमेंट नंबर 1।
ध्यान से सीखेंगे, यही सब एडजस्टमेंट है जिनको आपको याद करके चलना पड़ेगा और ट्रीटमेंट सीखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरिम डिविडेंड? इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एक ऐसा डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड, सबसे पहली चीज इसमें लिखें, इट इज पेड या इट इज अलाउड, इट इज अलाउड टू, अलाउड या फिर पेड, अलाउड भी चलेगा, पब्लिक पेड, इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग जो डिविडेंड पे करते हैं वो इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। ठीक बात है बच्चों। देखिए, दो टाइप्स के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। ठीक, तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दो टाइप के शेयर होते हैं। दोनों को डिविडेंड क्यों दिया जाता है? देखो, शेयर किस साइड दिखता है आपको? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अगर शेयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिख रहा है, इसका मतलब आपने पैसे उधार लिए हैं। लायबिलिटी में यार लोन पड़ा होता है, लायबिलिटी में यार डिवेंचर पड़ा होता है, लायबिलिटी में यार मॉर्गेज लोन पड़ा होता है, लायबिलिटी में यार डिवेंचर पड़ा होता है, लायबिलिटी में यार शेयर कैपिटल पड़ा होता है। तो ये पैसे आपने उधार ले रखे, तो जब उधार ले रखे हो तो इस पर कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अरे यार, बैंक से कर्जा लेते हो तो इंटरेस्ट नहीं पे करते हो, डिवेंचर पर इंटरेस्ट नहीं पे करते हो, मॉर्गेज लोन पर इंटरेस्ट जाता है, बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट जाता है, तो शेयर्स पर क्या जाता है? शेयर्स पर डिविडेंड जाता है। शेयर्स पर क्या जाता है? डिविडेंड। बट दो तरीके के डिविडेंड होते हैं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। अब कब कब कैसे कैसे दिया जाता है ये चीज समझना है। तो देखिए, इंटरिम डिविडेंड क्या है? वो कॉस्ट है जो आपने उधार ले रखा है और उस बंदे को आपको उसकी कॉस्ट देनी है क्योंकि आपने उससे पैसे बोरो करके ले रखे। तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी हम रिटर्न पे करते हैं इन फॉर्म ऑफ रिटर्न, उसी को बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड कब दिया जाता है? जैसे मान लीजिए ये एक साल है, ये क्या है? एक साल, ये अप्रैल है, ये मार्च है। ठीक, अप्रैल से मार्च हमारी अकाउंटिंग चलती है। ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, और ये छोटे छोटे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। फाइन, ये कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। दे ऑल आर इक्विटी शेयर होल्डर्स। कभी कभी जानते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत खुश हो जाते हैं, एकदम हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश हैं, इतने खुश हैं कि क्या बताऊं। पर खुशी का राज, खुशी का राज ये है कि बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ। तो खुशी के मारे इनकी खुशी संभाली नहीं जाती, तो इन्होंने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट डाले। खुशी के मारे, खुशी के मारे, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, सच में ये बात सही है मेरी, ये खुशी के मारे ही बढ़ता है। इंटरिम डिविडेंड कहीं और की नहीं, खुशी की बात है। कभी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत खुश हो जाते हैं अपनी कंपनी से और वो अनाउंस कर देते हैं अचानक, आहा, डिविडेंड दिया जाए अपने शेयर होल्डरों को क्योंकि इन्हीं की वजह से मेरी कंपनी कमाई है। सर, इनकी वजह से कैसे कमाई? अरे भाई, यही तो पैसे लगाए थे तभी तो कंपनी रन कर रही है। ये ना लगाते तो कंपनी के पास पैसे ना होते, कंपनी के पास पैसे ना होते तो कंपनी रन कैसे करती? इसीलिए शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर ने पैसे लगाया है, उस वजह से कंपनी में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट होने की वजह से इंटरिम डिविडेंड बांट डाला। इंटरिम डिविडेंड कब बांटा जाता है सर? साल के अंत में, शुरुआत में? कभी भी। मैंने कहा, क्या कहा? खुशी। खुशी तो इंसान को कभी भी हो की जरूरी है साल के शुरुआत में खुशी हो और आखिरी में हो, ऐसा थोड़ी ना। इंसान कभी भी खुश हो सकता है, कभी भी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी भी खुश हो सकता है, जब वो खुश हो जाता है तो डिविडेंड बांट देता है। उस डिविडेंड को बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब होता है बीच का डिविडेंड। बीच का डिविडेंड मतलब ऐसा डिविडेंड जो साल के बीच में कभी भी बांट दिया जाए, उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड बेसिकली साल के बीचों बीच या इसी ड्यूरेशन में कहीं भी बांट दिया जाता है, कभी भी दे दिया जाता है। इस तरीके के डिविडेंड को बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। और इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को अलाउ किया जाता है। अब ट्रीटमेंट देखिएगा, हर चीज का ट्रीटमेंट है और इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट समझना है आपको। इंटरिम डिविडेंड क्या किया जाएगा, यही तो मेन चीज है। इंटरिम डिविडेंड दो जगह पर डील किया जाता है। कितनी जगह पर?
दो जगह पर। एक बार ये प्लस होगा, कहां प्लस होगा? एनपीबीटी में। एक बार ये प्लस होगा एनपीबीटी में, दूसरी बार ये माइनस होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। एक बार ये प्लस होगा एनपीबीटी में, दूसरी बार ये माइनस होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। आगे बात समझ में? इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट यही है कि इंटरिम डिविडेंड एक बार प्लस किया जाता है एनपीबीटी में, दूसरी बार माइनस कर दिया जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, भूल ना जाइएगा। यही छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको याद रखने की जरूरत है। इंटरिम डिविडेंड एक बार क्या किया जाता है, एनपीबीटी में प्लस होता है, दूसरी बार फाइनेंसिंग में माइनस होता है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट का पार्ट है। तो ये देखिए, ये मैंने आपको क्लियर किया। इंटरिम डिविडेंड एक बार क्या होता है, एनपीबीटी में प्लस हो रहा है, ये एनपीबीटी यहाँ प्लस हो रहा है, और फाइनेंसिंग में माइनस होता है। इस चीज को मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहां पर आपने पढ़ रखा है, ये देखिए यहां पर जूम करता हूं मैं, आपने यहां पर पढ़ा है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर डिविडेंड पेड आता है और वो है इंटरिम डिविडेंड। तो आपने देखा ना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डिविडेंड पेड आ रहा है, इंटरिम डिविडेंड। तो एक बार आपने क्या किया, इंटरिम डिविडेंड को एनपीबीटी में प्लस कर दिया और दूसरी बार फाइनेंसिंग से माइनस कर दिया। ये ट्रीटमेंट था इंटरिम का। तो इंटरिम एक बार यहाँ प्लस हो गया, दूसरी बार उसे हम फाइनेंसिंग बनाते समय माइनस भी करेंगे। अगली बात लेके चलते हैं आपको समझाने के लिए, वो है प्रपोज्ड डिविडेंड। तो चलिए सर शुरू करिए, प्रपोज्ड डिविडेंड क्या चीज है? तो प्रपोज्ड डिविडेंड को देखिए क्या है। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड एडजस्टमेंट नंबर 2, करीब करीब 15 एडजस्टमेंट तक हम लोग जाएंगे। 15 एडजस्टमेंट तक जाना है, और 15 एडजस्टमेंट जिन बच्चों ने याद रखा उनका कैश फ्लो कभी गलत नहीं होगा, और जिन्होंने भूला उनका कैश फ्लो गलत होना है। तो बात करते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड की। प्रपोज्ड डिविडेंड देखिए, इंटरिम डिविडेंड क्या था, नाम से क्लियर हो रहा है। इंटरिम मतलब होता है बीच में, इसीलिए इंटरिम उसका नाम है, मिड में, साल के बीच में। प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है ये समझना है। तो इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। अरे सर अभी तो दिया था इक्विटी को। प्रपोज डिविडेंड भी इक्विटी शेयर होल्डर को ही दिया जाता है, और इंटरिम डिविडेंड भी इक्विटी शेयर होल्डर को ही दिया जाता है। प्रपोज डिविडेंड हो या इंटरिम डिविडेंड हो, दोनों ही इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड है। सेकंड बात, ओनली प्रीवियस ईयर proposed dividend proposed dividend taken into consideration, comma, current year proposed dividend should be ignored, देखिए क्या लिखा मैंने लिखा केवल प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड कंसिडरेशन में लिया जाएगा। करंट ईयर का अगर प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है तो उसे आपको इग्नोर कर देना है। सर समझ में नहीं आया, अभी मैंने समझाया ही नहीं आपको, अब समझाना शुरू कर रहा है, तो समझिए। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कौन है छोटे छोटे? ये इक्विटी शेयर होल्डर्स है। ये इक्विटी शेयर होल्डर्स है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं। कंपनी के मालिक ने प्रॉफिट कमाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया जानते हो? देखो 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 ध्यान से सुनो।
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, मतलब कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तो इक्विटी शेयर होल्डर कह रहे हैं मेरा डिविडेंड दे दो, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर अपना प्रपोजल रख रहे हैं। क्या रखते हैं? पहले प्रपोजल। ध्यान से सुनना, तभी इसका नाम समझ में आएगा कि ये प्रपोज डिविडेंड क्यों पड़ा। जब कंपनी साल के अंत में प्रॉफिट कमाती है, ईयर एंड में, ईयर एंड में कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट अर्न किया, तो वो शेयर होल्डर ने प्रपोजल रखा। क्या प्रपोजल रखा साहब? प्रपोजल ये रखा, प्रोवाइड मी डिविडेंड या गिव मी डिविडेंड, गिव मी डिविडेंड। हे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हे अन्नदाता, तुमने प्रॉफिट कमाया है साल के अंत में, चलो अब मुझे डिविडेंड दे दो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग का नाम होता है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। समझ रहे हैं मेरी बात को? साल के अंत की बात कर रहा हूं मैं, साल के शुरुआत की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है, डिक्लेयर होता है, वो साल के अंत में डिक्लेयर होता है। तो साल के अंत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रॉफिट कमाया, शेयर होल्डरों ने प्रपोजल रखा, भैया गिव मी डिविडेंड, मेरा डिविडेंड कहाँ है, आपने प्रॉफिट कमाया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा रुको रुको रुको, मैं डिस्कस करके बताता हूँ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक मीटिंग अरेंज की, जिस मीटिंग का नाम होता है एनुअल जनरल मीटिंग। उस एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड हुआ कि कितना डिविडेंड देना है। अब देखिए क्या होता है कि बेसिकली जैसे ये प्रपोज डिविडेंड है, ये क्या है, ये प्रपोज डिविडेंड है, ऐसे दिया होगा आपको प्रपोज डिविडेंड। और मान लीजिए ये 2016 है और ये 2017, तो इसमें से करंट ईयर कौन सा हुआ? ये प्रीवियस ईयर हुआ बेटा, और ये करंट ईयर हुआ। कितना हो गया? ये मान लीजिए 60,000 है, ये मान लीजिए 70,000 है। तो आप कौन सा वाला प्रपोज डिविडेंड लेंगे? मैंने पहले ही बोला कि प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का लिया जाता है, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड नहीं लिया जाता। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रपोज्ड डिविडेंड करंट ईयर का नहीं लिया जाता है, प्रीवियस ईयर का लिया जाता है। तो हम करंट ईयर वाला छोड़ देंगे, हम लेंगे केवल प्रीवियस ईयर वाला, और यही 60,000 पकड़ेंगे। इसी 60,000 को हम बोलेंगे क्या? प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या बोलेंगे? प्रपोज्ड डिविडेंड। इतने रुपए का प्रपोजल आया था, और ये कौन से ईयर से रिलेटेड है? प्रीवियस ईयर का। कौन सा लेंगे? प्रीवियस। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे सर? तो ट्रीटमेंट समझ लो, ट्रीटमेंट बिल्कुल इंटरिम डिविडेंड जैसा, जैसा इंटरिम डिविडेंड में किया। एक बार एनपीवीटी में प्लस कर लो, एक बार एनपीवीटी में प्लस कर लो, दूसरी बार इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से माइनस कर लो। एक बार एनपीवीटी में प्लस कर लो, दूसरी बार इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से माइनस कर लो। ये काम करोगे आप, ठीक? एक बार एनपीवीटी में प्लस, दूसरी बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस। ठीक है, चलो जी, ये निकल के आया इसका ट्रीटमेंट, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है। मैं फिर से क्लियर करता हूं आपको कि जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो बेसिकली साल के अंत में दिया जाता है। देखिए दोनों में अगर डिफरेंस आप पता लगाने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड, तो इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में कभी भी दे दिया जाता है, और इंटरिम डिविडेंड को शेयर होल्डर मांगते नहीं है, बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी खुशी से देते हैं, अपनी खुशी से। लेकिन प्रपोज डिविडेंड में क्या होता है कि प्रपोज डिविडेंड हमेशा साल के आखिरी में दिया जाता है, और साल के आखिरी में दिया जाता है, लेकिन इसको शेयर होल्डर कॉल करते हैं, मतलब शेयर होल्डर प्रपोजल रखते हैं, मांगते हैं, इसीलिए इसको प्रपोज डिविडेंड कहा गया है। और प्रपोज डिविडेंड की इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रपोज डिविडेंड हमेशा 2 सालों का दिया होता है। उसमें से आप करंट ईयर को इग्नोर कर देंगे, आप केवल प्रीवियस ईयर को लेंगे, क्योंकि करंट ईयर को हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी मानते हैं। तो नोट्स बना के हम लोग लिख रहे हैं, वो नोट्स क्या कहती है? वो नोट्स कहती है current year proposed dividend, current year proposed dividend is ignored, is ignored because it is contingent liability, it is contingent liability, ये एक contingent liability है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। ठीक बात है, ठीक ठीक, क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं।
अब चलिए आगे, एक बात और बता दिया, अगर ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया है तब किस प्रकार से आप इसका काम करेंगे, तो वो भी समझ लीजिए। अगर परसेंटेज में दिया है तब कैसे करेंगे, तो देखिए बेटा, मैंने कहा कि आपको ऐसे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल देखिए, आपको लिखा हुआ है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, आपको लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 2016 में, 2017 में, ये लिखा है बेटे 80,000 का, और ये लिखा है 2 lakhs का। ठीक, उसके बाद एडजस्टमेंट में लिखता क्या है, एडजस्टमेंट में लिखता है आपसे प्रपोज्ड डिविडेंड, क्या लिखता है, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड लिखता है 2016 का, 2017 का, कितना लिखता है, ये लिखता है 10% और ये लिखता है 20%। सर अब तो ये परसेंट में आ गया, आप कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ आपका, इसका सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, सोल्यूशन देखिएगा इसका, सोल्यूशन देखिए। अब आप क्या निकाल रहे हो, प्रपोज डिविडेंड आपको चाहिए, आप प्रपोज डिविडेंड निकाल लो, प्रपोज डिविडेंड किस में है, परसेंटेज में है, इसको रुपीज में ले आओ, रुपीज में ले आओ, 2016 वाला और 2017 वाला रुपीज में कैसे आएगा। मैंने आपको पहली लाइन में एक बात लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, यहाँ देखिए, यहाँ लिखी हुई है, इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये इक्विटी शेयर होल्डर को दी जाती है। तो देखा बेटा, देखो ये 10% देना है आपको, ये कितना परसेंट देना है, 20% देना है। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल ये क्या दे रखी है, 80,000 दे रखी है, और ये कितनी दे रखी है, 2 लाख दे रखी है, इसी का तो निकलेगा, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पर दी जाती है। तो 80,000 का 10% कितना हुआ, 8,000, और 2 लाख का 20% कितना हुआ, 40,000। अब बताओ आप कौन सा वाला प्रपोज डिविडेंड लोगे, मुझे जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए कि आप कौन सा प्रपोज डिविडेंड लोगे, 2016 वाला लोगे या 2017 वाला लोगे। देखो मैंने दोनों साल के इस परसेंटेज को, जो परसेंटेज में था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, उसको मैंने उठा के बस कन्वर्ट कर दिया कि अगर परसेंटेज में दिया है माय डियर तो अब कैसे कन्वर्ट करेंगे। सर 2016 वाला, वेरी गुड। तो आप इसको क्या करोगे, इसको इग्नोर कर दोगे, ये आपका इग्नोर हो जाएगा, ये इग्नोर कर दिया जाएगा, इग्नोर, भले ही मैंने रुपीज में कन्वर्ट कर दिया लेकिन ये इग्नोर कर दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड आप लेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड आप लेंगे, और प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड कितना है, 8,000 का। क्या करेंगे सर इसका, कुछ नहीं बेटा, बहुत आसान है, एक बार इसको एनपीबीटी में प्लस कर लेना है आपको, एनपीबीटी में एक बार आप प्लस करेंगे, दूसरी बार इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से माइनस कर देंगे, दैट्स इट। प्रीवियस ईयर, यस बेटा यस, सही, एक बार इसको आप एनपीबीटी में प्लस कर लेंगे और दूसरी बार इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से उठा के माइनस कर देंगे, ये सोल्यूशन इसका था। ठीक, चलिए इस सोल्यूशन को कर लेते हैं हम लोग ब्लॉक में। ठीक है, तो ये आपने सीखा बेसिकली इतनी बातें, क्या सीखा अभी आपने, एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको एनपीबीटी पर एक क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ ताकि आपका एनपीबीटी का कॉन्सेप्ट आज पूरी तरह समाप्त हो। तो एनपीबीटी में आपने इंटरिम डिविडेंड सीख लिया, भाई प्रपोज डिविडेंड आपने सीख लिया, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पर कैसे निकलता है वो आगे सिखा देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा और रिफंड ऑफ टैक्स आ जाएगा। इतनी चीजें करने के बाद आपकी एनपीबीटी आती है। मेन इसमें इंटरिम और प्रपोज्ड था, उस वो हमेशा आपको कैलकुलेट करके दिया होता है, लेकिन बस प्रपोज डिविडेंड कई बार क्या होता है, परसेंटेज के फॉर्म में होता है, तो उसको परसेंटेज को रुपीज में कन्वर्ट करना है। इंटरिम डिविडेंड कभी भी 2 सालों का नहीं, हमेशा 1 साल का दिया होता है, लेकिन प्रपोज डिविडेंड 2 साल का दिया होता है, तो 2 साल में हमेशा आप प्रीवियस ईयर को ही लेंगे। ठीक, चलो सर इस पर एक क्वेश्चन करवा दो, तो चलो बेटा एक क्वेश्चन इस पर हो जाए एनपीवीटी की तरफ। चलो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, कंप्यूट एनपीवीटी, एनपीवीटी, मीटिंग खत्म हो जाएगी, रिज्वाइन कर लीजिए। एनपीवीटी क्वेश्चन में दिया है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 2019 है, ये 2020, 2 सालों का दिया हुआ, कितना, मान लीजिए ये दिया है 2 लाख, ये दिया है 240,
फिर आपको दिया हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना दिया है? 20,000, 50,000। फिर आपको दिया हुआ है जनरल रिजर्व, जनरल